नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और प्रीवियस क्लास में साथियों कोई समस्या कोई डिस्कस करना हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हो सभी साथी, एक बार बताइए। सभी साथी कैसे हैं, एक बार बताएंगे। सभी साथी कैसे हैं, एक बार बताएंगे। प्रीवियस क्लास में कोई दुविधा परेशानी हो तो डिस्कस कर लीजिए भाई। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। मस्त भाई, सीताराम, सभी को सीताराम। अरुण कुमार जी, मैं एकदम ठीक हूं भाई। राजू भाई हैं, संदीप कुमार शुक्ला जी हैं, सुधा वर्मा जी हैं, स्वाति चेतन भारद्वाज, देव इंद्र मौर्य जी हैं, भारत कैथल, आकिब अंसारी जी। बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, एकदम मस्त रहिएगा। हेमंत तिवारी जी हैं। तो देखिए आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजन भी है साथियों, है ना। तो मैं प्रार्थना करता हूं माँ सरस्वती से कि आपको जो भी साथियों बुद्धि की देवी, विद्या की देवी वो हैं, ठीक है, तो उसमें चार चांद लगाएं, उसको और मजबूत करें। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल। रागिनी जी प्रणाम स्वीकार है। वंदना कुशवाहा जी हैं, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, हैप्पी बसंत पंचमी मेरी तरफ से भी, सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए बहुत। जितेंद्र कुमार निषाद भाई हैं मुझे। ठीक है, नहीं देखिए सभी के पास बुद्धि होती है। नहीं, पहले हम बचपन में सुनते थे ना कि वो बहुत तेज है पढ़ने में, वो बहुत कमजोर है पढ़ने में, वो बहुत तेज है। ये आपने पाया होगा हाल ही के कुछ दिनों में, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब हम सबका जो आईक्यू है वो एक नॉर्मल आईक्यू होता है। और उसी आईक्यू में अगर हम लगातार मेहनत प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसी आईक्यू से कमाल होने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से कोई शक्ति आती है और वो शक्ति उसी की वजह से। कुछ लोग तो इसी वजह से नहीं पढ़ते, कह रहे मैं तो शुरू से ही कमजोर हूं तो फिर मैं क्या ही पढ़ूं, है ना। ठीक है भाई, इनके साथ चाय बना रहे हैं, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, इतने टाइम तो चाय पीने का अलग ही साथियों हमारा, ठीक है, होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बिल्कुल भाई, कोशिश तो यही थी कि पीले वस्त्र धारण किए जाए। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर साथियों हम डिस्कस करेंगे किसको, कल हम उत्तर प्रदेश के वनों की बात कर रहे थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वनों की कल हम बात कर रहे थे, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मैंने आपको साथियों कौन से वन करवा दिए थे एक बार ये बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने साथियों आपको कौन से वन करवा दिए थे, एक बार बताएंगे। कौन से वनों की हमने बात कल कर ली थी, ठीक है, बोलिए। देखिए आज हम बात करेंगे साथियों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, या फिर मुझे बता दीजिए एक बार, याद नहीं आ रहा है कि कहां पर हम बात कर चुके थे कल। ठीक है, कहां तक हमारी बात हो गई थी, एक बार ये बता दीजिए भाई। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तक की बात हो गई थी ना। ठीक है, आज हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, वो हमारा होगा कौन सा, ठीक है, वो हमारा होगा, है ना, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती की बात हो गई थी, है ना। तो अगले पॉइंट पर हम हेडिंग डालेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कौन से होंगे साथियों, इनको हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वन इस श्रेणी में आते हैं, कौन से वन जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो देखिएगा इसको साथियों हम बोलेंगे, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे कटीले वन हो जाते हैं। कैसे वन हो जाते हैं, कटीले वन हो जाते हैं। देखिए कटीले वनों की विशेषता ये होती है कि जहां पर कांटेदार साथियों क्या पाई जाती हैं, जहां पर कांटेदार जो है हमें वन पाए जाते हैं, या पत्तियां जहां नहीं पाई जाती, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी जब मैं बात करता हूं तो उसके पीछे कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे देखिए अगर ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा साथियों जब होता है, ये कोई पौधा है
आपको पता है अगर हम बात करें इस पौधे की, तो इस पौधे में साथियों ये जो पत्तियां हैं, है ना, इन पत्तियों से लगातार क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि इससे जो जलवाष्प है वो बाहर निकलती है। यानी कि जो पौधा है साथियों वो लगातार क्या करता है, जमीन से जल को ग्रहण करता है। फिलोएम एवं जाइलम होते हैं और उनके माध्यम से जल जो है वो ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जब एक्स्ट्रा जल होता है, जब जल की अधिकता होती है साथियों, तो वहां पर हम ये पाते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जल की अधिकता में जो जल है वो बाहर की ओर जाता है पत्तियों से, ठीक है, पत्तियों से। जैसे अगर इसको हम जोड़ के देखें, साथियों, तो आपने देखा है कि जब गर्मियों में हम ज्यादा पानी पीते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर हमें साथियों कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पसीना ही इतना आता है तो बॉडी पे एक अलग ही चमक रहती है। लेकिन जैसे ही साथियों शीत ऋतु आती है तो हमारी बॉडी के अंदर पानी कम होने लगता है, और जब बॉडी के अंदर पानी कम होने लगता है तो पसीना भी नहीं आता। तो पसीना भी नहीं आता तो उससे हमारी जो स्किन है वो कैसी होने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो उसके लिए फिर बाहर से हम नमी को धारण करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? सेम कंडीशन इनके साथ होती है, पौधों के साथ। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब बंद होगी तो पत्तियां क्या होंगी, गिर जाएंगी। यानी कि एक ऐसा मौसम, जिस मौसम में साथियों, है ना, जमीन में पानी की कमी हो जाएगी, उस मौसम में क्या होगा, उस मौसम में साथियों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी तो वहां पर पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देंगे। इसलिए पर्णपाती वन जो है वो ऐसे ही वन होते हैं, पर्णपाती जो है वो ऐसे ही वन होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये पॉइंट कुछ हमें इसी प्रकार से होगा। तो अब देखिए रेगिस्तान में क्या होगा, रेगिस्तान में जो पत्तियां होती हैं, अगर हम रेगिस्तान की बात करेंगे, अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, डेजर्ट की, तो डेजर्ट में साथियों हमारी कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, कांटेदार पत्तियां पाई जाती हैं। तो वहां पर क्यों पाई जाती है, क्योंकि जमीन में वह पानी नहीं होता, पानी नहीं होते तो ये क्रिया नहीं होती, जब ये क्रिया नहीं होती इसलिए पेड़ अपने पत्ते को गिरा देते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट उसके पीछे साथियों काम करता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वन हैं जो हमारे इस तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे ये वन साथियों, ये वन औसत, यानी कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है, वहां पर ये वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वहां पर ये वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। कृष्ण राजपूत सर, राप्ती नदी, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हुई है हम डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करिए। तो वहां पर ये वन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जहां पर एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है साथियों, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, एनुअल रेनफॉल जो है कितना होगा, तो वो रेनफॉल साथियों 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा। वहां ये वृक्ष हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, तो समझिएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये वन साथियों पाए कहां जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो ये वन, अब देखिए पानी की कमी उत्तर प्रदेश में कहां देखने के लिए मिलेगी, पानी की कमी उत्तर प्रदेश में कहां देखने के लिए मिलेगी, तो पठार वाला रीजन जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो कटीले वन जो है साथियों वो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वन यूपी में, ये वन उत्तर प्रदेश में, ये वन उत्तर प्रदेश में दक्षिण के पठारी भाग में पाए जाते हैं, दक्षिण के पठारी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं, तो दक्षिण के पठारी भाग में साथियों
इनका जो विस्तार है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि दक्षिण के पठारी भाग में ये पाए जाते हैं। ठीक है भैया, तो कहां पर होंगे ये समझ लेते हैं। जैसे जैसे साथियों हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है, कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो वो है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, वो है हमारा साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमारा होगा वहां पर ये वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। झांसी, झांसी, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, है ना, ललितपुर हो गया, ललितपुर, ललितपुर हो गया, ठीक है, ललितपुर हो जाएगा, महोबा, महोबा, है ना। बताइए महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए भाई, जो महोबा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है, महोबा हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर, हमीरपुर हो जाता है, हमीरपुर। ठीक है, तो ये जो जिले हैं यहां पर साथियों हमें इस प्रकार के वन देखने के लिए मिल जाते हैं, यहां पर इस प्रकार के वन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। महोबा पान नगरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, महोबा, महोबा, हमीरपुर 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, लो, ठीक है भाई। तो ये जो है साथियों हमें यहां पर इस प्रकार के वन देखने के लिए मिलते हैं, ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना। कारण क्या है, आपको पता है कि बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड साथियों, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, यहां पर कम वर्षा प्राप्त होती है, यहां पर कम वर्षा प्राप्त होती है, कम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर साथियों यानी कि लीस्ट रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है, लीस्ट रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ये वन पाए जाते हैं, इस प्रकार से यहां पर ये वन जो है हमारे देखने के लिए पाए जाते हैं। उज्ज्वला योजना यहीं से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, जैसे इसमें हमारा चित्रकूट भी आ जाएगा, चित्रकूट वाला क्षेत्र जो है वो भी इसी के नजदीक हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर हमें इस प्रकार के वन देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की कम मात्रा यहां पर प्राप्त होती है। चित्रकूट भी बुंदेलखंड में ही आता है, मैं यहां लिख देता हूं उसको। ठीक है, चित्रकूट, चित्रकूट जो है वो हमारा बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग व्यक्तियों का या विकलांग जो विश्वविद्यालय है वो कहां पर खोला गया है, चित्रकूट में खोला गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, वो भी हमारा यहीं पर घोषित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कौन से हैं, एक है दुधवा, है ना, दुधवा वन्य जीव अभयारण्य, दुधवा बाघ अभयारण्य, सोती टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, एक हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, एक हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और चौथा यहां पर है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। उसको उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने पर बात चल रही है। ठीक है, बिल्कुल भाई, आगे चलते हैं। हर जिले में जब हम जिला दर्शन करेंगे ना, तो हर जिले के बारे में खूब बातें हम करेंगे भाई। ठीक है, खूब सारी बातें हम उसके बारे में करने वाले हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये कुछ वन हमारे हुए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये कुछ वन हमारे हुए साथियों उत्तर प्रदेश के। आगे चलें, अब अगले पॉइंट पर चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, कुछ एक फैक्चुअल चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं, उसको समझिए। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें यहां पर हम डिस्कस करते हैं, उनको हमें समझना है ना, उनको साथियों हमें क्या करना है, समझना है। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं वनों से रिलेटेड, वनों से रिलेटेड बात करते हैं, तो देखिए समझिएगा, है ना, वनों से रिलेटेड कई सारे उद्योग काम कर रहे हैं। तो वनों का प्रयोग कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में वनों का प्रयोग जो है साथियों कहां पर होता है। कुछ देर हम फैक्चुअल बातों को करेंगे, फिर हम एक इसका कंसेप्ट और रह जाएगा, उसको डिस्कस करने के बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें जो आपके प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, जिसको हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है।
आगे देखिए वनों के प्रयोग। तो वनों का प्रयोग साथियों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उद्योगों में होता है। किसमें होता है? इंडस्ट्री में इसका प्रयोग करते हैं। और कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनमें साथियों इसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, इंडस्ट्री की बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो समझ लेंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बेंत हो गया, बेंत पाया जाता है ना, यूके लिप्टस पाया जाता है, यूके लिप्टस साथियों पाया जाता है, यूके लिप्टस, है ना भाई। और बांस पाया जाता है, बांस क्या पाया जाता है? बांस पाया जाता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये साथियों किसके प्रयोग में ली जाती हैं? ये जो है ये किसके प्रयोग में ली जाती हैं? तो ये कागज निर्माण के उद्योग में, यानी कागज निर्माण, ठीक है, के उद्योग में साथियों इनका प्रयोग होता है। पेपर इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है, पेपर इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है। क्लियर बात? पेपर इंडस्ट्री में इनका प्रयोग होता है। बेंत का झाड़ू भी बनता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। अब देखिए झाड़ू उतना मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे झाड़ू पूछेगा कि भैया झाड़ू कैसे बनता है ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिकल पूछे जा सकते हैं उसी। सर जी बलिया की धरती से प्रणाम, आरओ बैच की स्टूडेंट हूं। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए, है ना, पेपर कैसा गया आपका बताइएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर अगला साथियों, अगला पॉइंट, तो अगला हमारा होगा तेंदू का वृक्ष। क्या होगा? तेंदू का वृक्ष होगा, तेंदू का वृक्ष अगला हमारा हो जाएगा, ठीक है। तेंदू का वृक्ष हमारा अगला हो जाता है। तो तेंदू का जो वृक्ष है साथियों, इससे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी का निर्माण इससे किया जाता है, ठीक है। ये वही बीड़ी है जो मैंने आपको बताया था, जो है ना हमारे दादा परदादाओं से खेत पर भूत आकर मांगते थे कि भैया दादाजी एक बीड़ी पिला दो। और फिर वो दादाजी कहानी बताते थे कि अपने ही गांव का जो कलुआ रात में मेरे पास आया, उसने बीड़ी मांगी और फिर, ठीक है, बातचीत हमारी हुई, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात हुई, है ना, रूस में क्या चल रहा है इस पे बात हुई, मतलब आपस में बात हुई और ठीक है, गांव की मतलब चलिए, बिल्कुल, ठीक है। ऐसी कोरी कल्पनाएं जो हैं साथियों, प्रेमचंद भी आज तक नहीं कर पाए, जो हमारे गांव में दादा परदादा कर लेते थे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल वह बताते तो थे ही भाई, है ना, देखो सबने सुनी है भाई, तो इसका मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना कहीं तो बिल्कुल सच बात होगी ये। चलिए, है ना, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। तो अगला होगा साथियों, देखिए यार पूरा दिन आज सुबह से मतलब थोड़ा सा आज से मैं फ्री हो जाऊंगा, आपके बैच को पूरा समय ठीक से कल से हम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरा दिन क्लास मतलब होती है। यूपी पुलिस का पेपर है, उसमें यूपी जी की क्लास चल रही है, प्रैक्टिस चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा मतलब है ना मामला लुंज पुंज कह सकते हैं अब तक। लेकिन अब प्रॉपरली आपका हर चैप्टर एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे समय के साथ कराया जाएगा, ठीक है। मतलब अब तक भी चीजें ठीक थी, लेकिन मैं समय थोड़ा कम दे पा रहा था, है ना, ठीक है। चलिए बिल्कुल नहीं, हंसने का तरीका थोड़ा सा देखिए, आप मैच्योर हैं, हम सस्ते जोक पर हंसेंगे तो फिर महंगे जोक का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐसा हो कि थोड़ा सा हिट करे, है ना, बिल्कुल भाई। चलिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा खुद सोचता हूं मैं कि मतलब आपसे ज्यादा देर बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, ये सारी चीजें हैं थोड़ा सा, लेकिन आज से वो सारी चीजें एक साइड हो गई हैं, तो कल से एकदम आप देख ही रहे होंगे पूरा थका हुआ सा मैं लगता हूं, शाम को तो बस ऐसा लगता है कि चलो खैर कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो एक हमारा होगा सिदार। सिदार का ये वृक्ष कहां कहां पाए जाते हैं वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। देवदार हो गया, देवदार, देवदार हो गया, देवदार हो गया भाई, ठीक है। कौन सा हो गया साथियों? देवदार हो जाता है। अगर हम बात करेंगे यहां पर अगले पॉइंट पर, तो वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, केल हो जाएगा, केल, केल हो जाएगा, केल, ठीक है। और कौन सा होगा? और होगा साइप्रस। कौन सा होगा? साइप्रस की लकड़ी हो जाती है, साइप्रस की लकड़ी। और इस लकड़ी से साथियों क्या बनता है? तो इस लकड़ी से साथियों बनता है क्या? इस लकड़ी से पेंसिल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
पेंसिल का निर्माण यहां पर इससे होता है ना। चलिए ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो पेंसिल का निर्माण, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे बबूल की छाल, बबूल की छाल जो है साथियों, बबूल की छाल, ठीक है, बबूल की छाल से है ना प्राप्त, बबूल की छाल से प्राप्त रंग है ना, रंग चमड़े की रंगाई के काम में आते हैं, चमड़े की रंगाई के काम में आते हैं। चमड़े की रंगाई यानी कि ये साथियों लेदर की जो पॉलिश होती है उसके काम में आते हैं, लेदर की जो पॉलिश होती है उसके काम में आते हैं। बबूल की छाल से साथियों वो वहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। देवदार से पहले क्या लिखा है, सिदार लिखा है, सिदार, ठीक है, सिदार लिखा हुआ है देवदार से पहले। अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा खैर के वृक्ष से, खैर का जो वृक्ष है साथियों, खैर के वृक्ष से क्या बनता है, तो खैर के वृक्ष से साथियों बनता है हमारा क्या, वो हमारा बनेगा, ठीक है, कत्था। क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा कत्था, ठीक है, क्या बनेगा, कत्था बन जाएगा। क्या हुआ भाई, कितना लिखाए हैं गुरुजी, देखिए ज्यादा तो नहीं है, एक ही पेज है ना लिखा होगा। चलिए, कत्था का निर्माण होता है। एक और लिख लीजिए साथियों, जो चीड़ का वृक्ष होता है ना, चीड़ का वृक्ष सुना ही होगा ये तो, ठीक है, आपने सुना होगा। एक चीड़ का वृक्ष हमारा होता है, कौन सा वृक्ष होगा, तो वो होता है चीड़ का वृक्ष, ठीक है। तो अगर हम चीड़ के वृक्ष की बात करते हैं तो जो चीड़ का वृक्ष है साथियों, उससे जो तरल निकलता है, लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से है ना, उस लिक्विड से बिरोजा बनता है, बिरोजा, ठीक है, और तारपीन का तेल बनता है। क्या बनता है, तारपीन का तेल बनता है, तारपीन का तेल साथियों बनता है ना। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। कत्था क्या होता है, पान जो होता है, पान में साथियों जो हम लगाते हैं वो हमारा कत्था होता है, ठीक है, वो हमारा कत्था होता है। बिरोजा क्या होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे, आपने वो देखा है गांव में पहले चक्कियां चलती थी, गांव में पहले हम ट्यूबवेल पे जाते थे। हाँ मैं बता रहा हूं भाई, ट्यूबवेल पर जब हम जाते थे साथियों तो वहां पे क्या करते थे, जो पुली लगी होती थी है ना, जो ट्यूबवेल पे जब हम जाते थे तो एक पुली लगी होती थी इस प्रकार से, ठीक है, एक पुली लगी होती थी इस प्रकार से है ना, और इस पुली पे ऐसे एक पट्टी लगी होती थी। तो ये बार बार जब उतरती थी तो यहां पर हम एक लिक्विड डालते थे, और वही लिक्विड जो होता है उसको बिरोजा कहा जाता है। बिल्कुल, जो हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जब हम जैसे ज्वार की कुटाई हो रही है ना, मवेशियों के लिए, तो वहां पर हम क्या करते थे है ना, लगातार उस इंजन से जो घुमाई जाने वाली, बोवी ऑयल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसी टाइप का कुछ होता था, ठीक है। तो ये सब चीजें इससे भी बनती हैं, आपको ये याद रखना है। आटा चक्की वाली मशीन में भी, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो हर चीज हमें गांव, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश है तो ग्रामीण लेवल पर जो लोकल बातें हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं साथियों। ग्रामीण लेवल पर जो लोकल चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा परिचय हमारा होना चाहिए, क्योंकि आपको काम साथियों गांव में जाकर, ठीक है, कस्बों में जाकर काम करना है, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर हम पे ये काम करवाया जाएगा क्या, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अरे भाई पता तो होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये वृक्ष लगा हुआ है, इसका काम क्या है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कुछ एक पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, वो समझने हैं हमें, ठीक है। अब उद्योग कौन कौन से हैं जो वनों से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। उद्योग साथियों कौन कौन से हैं जो वनों से रिलेटेड हो जाते हैं, जो वनों से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो समझिएगा कागज का उत्पादन, कागज का उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक, कागज का उत्पादन। तो अगर हम कागज के उत्पादन की बात करेंगे तो वो कागज का उत्पादन साथियों कौन करता है, सहारनपुर। कौन करता है, सहारनपुर करता है,
कौन करता है? सहारनपुर कागज का उत्पादन करता है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल बातें मैं आपको लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो वनों के उद्योग से ही संबंधित हैं। फिर बाकी एक कंसेप्ट और रहेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपको फैक्ट भी बहुत सारे पता होने चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस वगैरह में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो फैक्ट से आपको बचना नहीं है और बहुत ज्यादा हमें याद करने हैं ये फैक्ट। ठीक है, और लगातार अगर आप इनको लिखते रहेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने साथियों कहां के प्रसिद्ध हैं? तो लकड़ी के खिलौने, मैं ये वो बता रहा हूं जो हमारे किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे प्रसिद्ध हैं सोनभद्र, सोनभद्र और वाराणसी। सोनभद्र और वाराणसी के प्रसिद्ध होंगे, सोनभद्र और वाराणसी के प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, समझिएगा, है ना भाई। चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी, ये तो वनों से संबंधित नहीं है पर कोई बात नहीं। चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने तथा बीड़ी बनाने का कार्य कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बीड़ी बनाने का कार्य कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो समझिएगा, ठीक है, तो समझिएगा साथियों, यह हमारा प्रयोग होगा कहां पर? तो यह होगा मिर्जापुर, 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 झांसी, मिर्जापुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, झांसी, ठीक है, झांसी हो जाएगा और बरेली हो जाएगा। कौन सा होगा? बरेली हो जाएगा। आयुर्वेद महोत्सव का सवाल आया था किसमें? यूपी जीके में। आयुर्वेद महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव 5 दिवसीय महोत्सव है जिसका आयोजन साथियों, ठीक है, कहां पर होता है? तो वो उसका आयोजन हमारा होता है झांसी में। देखिए यूपी स्पेशल से पिछली बार अगर हम बात करेंगे तो साथियों यूपी पीसीएस में लगभग 5 से 6 सवाल आए थे प्री में। ठीक है, प्री में। बाकी 5वां 6वां पेपर तो भर भर के आएगा इसमें। वहां पर फैक्ट, कंसेप्ट, उनको लिखना सबको हमें पड़ेगा। और अभी अगर यूपी पीएससी की ही बात करते हैं तो आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें साथियों लगभग 14 से 15 सवाल जो है यूपी जीके के पूछे गए थे हमसे। अब 14 से 15 सवाल जो है, ठीक है, मैंने ही यूपी जीके उसमें कराई थी साथियों। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मतलब मेरा एक प्रयास रहता है कि सब चीजें एकदम बेहतर हो, तो प्रयास में हमने प्रयास किया और उस प्रयास में 13 के आसपास सवाल एकदम डिक्टो ठीक ठाक वैसे ही मिल गए थे। बहुत सिंपल सिंपल से हमने पढ़ाया, तो बहुत महाभारत टाइप कि ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सिंपल सिंपल से सवाल वहां से पूछ लिए गए। तो वही चीजें हैं, जितनी भी चीजें मेरे पास हैं, है ना, जितनी भी किताबों में चीजें हैं, जितनी भी चीजें बन सकती हैं, वो सब आपके पास होंगी थोड़े समय के बाद में। ठीक है, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। चाहे तो आप अपनी किताब भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसके बाद चिंता मत करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों बात करते हैं, समझिएगा, है ना। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, है ना। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो अगला होगा हमारा कौन सा? वो हो जाएगा हमारा रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? रेशम, यूपी में रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से होंगे? रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र हमारे कौन से हो जाएंगे? तो रेशम उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं साथियों, अगर हम उनकी बात करते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो कौन से होंगे? देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे हो जाएंगे साथियों सहारनपुर, सोनभद्र और चित्रकूट। सहारनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, सोनभद्र हो जाएगा और चित्रकूट हो जाएगा। और कौन सा होगा? चित्रकूट हो जाता है। ठीक है, चित्रकूट साथियों हो जाता है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे तो यहां से अलग अलग तरीके का साथियों, तो वो कौन सा होगा? जैसे सहारनपुर से सहतूत रेशम प्राप्त होता है, सहतूत रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, सहतूत रेशम जो है वो कहां से प्राप्त होता है? वो साथियों सहारनपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला सोनभद्र से बात करेंगे तो टसर रेशम प्राप्त होता है यहां से, टसर रेशम,
टसर रेशम प्राप्त होता है और यहां से एरी रेशम प्राप्त होता है। एरी प्रकार का एक रेशम है जो साथियों अलग अलग तरीके से प्राप्त यहां पर होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चीनी मिट्टी का क्या होता है? देखिए चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वैसे वो खुरजा के बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन साथियों काली जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, आपने देखे होंगे काले बर्तन आजकल आते हैं, मतलब चीनी मिट्टी के ही, वो बनारस के प्रसिद्ध हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी जो वनों से रिलेटेड थी। आपको यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? यहां तक अगर किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो बोलिए भाई, पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए इसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, यहां पर एक चीज साथियों और हम लिख सकते हैं। एक वृक्ष होता है जो उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, सैमल एवं गुरेल का वृक्ष। सैमल एवं गुरेल का वृक्ष होता है। किसका होता है? सैमल एवं गुरेल का वृक्ष, ठीक है। सैमल एवं गुरेल का जो वृक्ष है साथियों वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम सैमल एवं गुरेल के वृक्ष की बात करते हैं तो ये जो है इससे माचिस की तिल्लियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? इससे माचिस की तिल्लियां साथियों बनाई जाती हैं। माचिस की तिल्लियां इससे बनाई जाती हैं। माचिस की तिल्लियों का निर्माण इससे किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। नहीं, देखिए प्रयास यही रहता है। डीप का मतलब ये होता है कि डीप इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है ना। ये सीधे सीधे साथियों हमारे क्या हो जाते हैं, हाँ गुलर होता है वही। तो इसमें सीधा सीधा हमें जितनी संभव बातें हैं उतनी बातें कर लें। उनको थोड़ा भाषा जो है हमारी थोड़ी ठीक हो तो उसको थोड़ा सा भाषा में चेंज कर लेंगे तो यही आंसर हो जाता है ना। पढ़ाई इतनी टफ है थोड़ी जितनी बना दी जाती है भाई। चलिए, लेकिन बस हुआ ऐसा बनाया जाता है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर हाँ ये है कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। उन्हें पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये, ठीक है तो कहां पर इनको किस प्रकार से घुमा देना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। अब अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे वन हैं जो धार्मिक उपवन होंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहां पर बात करेंगे यूपी के कुछ धार्मिक उपवन, यूपी के कुछ धार्मिक उपवन भी आपसे साथियों पेपर में पूछे गए हैं एक दो बार। धार्मिक उपवन कौन से हैं, ठीक है, तो उनकी और बात कर लेता हूं मैं, फिर मैं अपने अगले कंसेप्ट पर चलेंगे और वहां पर चीजों को समझेंगे। थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट फिर हम पूरा करेंगे, ठीक है। निर्दयी लोग होते हैं, बिल्कुल भाई निर्दयी होते हैं वो, है ना चलिए, शीशम बोलते हैं जिससे तिल्ली बनती है। देखिए आजकल क्या है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं साथियों कि एकदम, मतलब आपने देखा होगा जैसे कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से बन जाती हैं। आप देखते हैं कि अगर मैं बात करूं जैसे दुग्ध की बात करें, मिल्क की बात करें, तो आजकल लोग पानी से मिल्क बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला देंगे और बना देंगे। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, संसाधन लगातार कम हो रहे हैं, तो लोग फिर क्या करेंगे, लोग उन चीजों को भी खोजेंगे जिनसे और भी चीजें निर्मित की जा सके। तो आजकल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं गलत थोड़ी ही कह रहा हूं, रिफाइंड पता नहीं क्या क्या मिला के दुग्ध ऐसे नहीं बनाया जाता क्या? आप मुझे बताइए। मिलावट, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, तो बिल्कुल बनाया जाता है। जब साथियों पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी, संसाधन लगातार कम होते चले जाएंगे, है ना, तो इसीलिए तो होता है एनवायरमेंट में 3R का नियम। कौन सा होता है? 3R का नियम होता है ना, रिसाइकल, रीयूज और कौन सा होगा एक और, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें वहां पर हमें, यूरिया से दूध बन रहा है, बताइए कैंसर क्यों ना हो किसी को। तो ये बड़ा मतलब, चलिए और क्या, आज मतलब अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो हर तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को साथियों कैंसर की शिकायत है। कारण क्या है? यही खान पान, यही रहन सहन, ठीक है। तो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है अपना ध्यान रखना वो सारी चीजें, क्योंकि हम कुछ भी चीज जो है प्योर नहीं बोल सकते। चलिए
आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलेंगे तो धार्मिक उपवन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, एक धार्मिक उपवन है बेरिया समाया, बेरिया समाया, ठीक है। बेरिया समाया जो धार्मिक उपवन है वो कहां पर होगा, तो वो है साथियों बहराइच में। कहां पर होगा वो हो जाएगा बहराइच में। कहां पर होगा वो, तो वो हो जाएगा बहराइच में, ठीक है, क्लियर। अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगला जो है साथियों वो है हमारा कौन सा, तो वो है हमारा, ठीक है, झली धाम। झली धाम हो जाएगा। झली धाम जो है, अगर हम बात करते हैं झली धाम, तो झली धाम कहां पर है, तो ये हमारा हो जाएगा गोंडा में। कहां पर होगा, तो ये हमारा गोंडा में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगला हमारा कौन सा होगा, देवी पाटन, ठीक है, देवी पाटन। देवी पाटन हो जाता है। और देवी पाटन जो है साथियों ये एक क्या है, एक वन है, धार्मिक उपवन है। यहीं पर एक मेला भी लगता है। तो ये कहां पर है, बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, बलरामपुर में स्थित हो जाएगा। बताइए बलरामपुर कहां पर स्थित है और किससे सीमा बनाता है, बेरिया समाया लिखा हुआ है, बेरिया समाया, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों परमहंस कुटी, परमहंस कुटी, तो परमहंस कुटी कहां पर होगी, परमहंस कुटी हमारी हो जाती है कहां पर, बहराइच में। परमहंस कुटी हो जाती है बहराइच में, ठीक है, कहां पर, बहराइच में होगी परमहंस कुटी। आगे अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो वो हो जाएगी हमारी पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ उपवन। पृथ्वीनाथ उपवन जो है, ठीक है, पृथ्वीनाथ उपवन जो है वो हमारा कहां होगा, तो वो हमारा हो जाएगा साथियों, ठीक है, पृथ्वीनाथ उपवन, है ना। पृथ्वीनाथ उपवन जो है वो हमारा होगा, है ना, झली धाम गोंडा में, बहराइच, देवी पाटन, ये भी कहां पर होगा, गोंडा में होगा। कहां पर हो जाएगा, गोंडा में साथियों ये स्थित हो जाता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई, ठीक है। तो अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो एक और है, वो है सिवाला बाग। कौन सा है, सिवाला बाग। तो जो सिवाला बाग है साथियों, सिवाला बाग, सिवाला जो बाग है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा कहां होगा, बहराइच में हो जाएगा, बहराइच में हो जाता है, ठीक है। सिवाला बाग कहां होगा, बहराइच में होगा। नेपाल, नेपाल तो मैंने कहीं, अच्छा नेपाल से सीमा बनाता है, मतलब ये बात ठीक है, ठीक है, नेपाल से सीमा बनाता है भाई, ये बात सही है, नेपाल। अच्छा ये बताइए वृंदावन, वृंदावन जो है साथियों वो हमारा किस वृक्ष का वन होता है और, ठीक है, कहां पर वो स्थित होगा, पृथ्वीनाथ झालीधाम। बहुत सुंदर भाई, ठीक है, सवाल पेपर में पूछ लेता है और ऐसे ही सवाल जो अनसुने से हों, ठीक है भैया, गैप रखेंगे। एकलव्य जी, वृंदावन तुलसी होता है और वो हमारा कहां पर स्थित होगा, तो वो हमारा वृंदावन में ही स्थित हो जाता है, ठीक है। वृंदा तुलसी का पर्यायवाची भी है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ फैक्चुअल जो चीजें थी वनों से रिलेटेड, ठीक है, वनों से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजें थी, ये वो हो जाती है। एक दो योजनाएं भी हमारी चल रही हैं जो वनों से ही रिलेटेड है। एक दो योजनाएं कौन कौन सी हैं, स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, स्कीम्स कौन कौन सी हैं वनों से रिलेटेड, ठीक है, वनों से रिलेटेड। और उनके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमें नहीं लिखने हैं, मैं बता दूंगा। उद्देश्य उनका एक ही है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये साथियों उनका क्या हो जाता है, ये उनका उद्देश्य हो जाता है। देखिए कौन कौन सी हैं, आइए सीखते हैं, ठीक है। एक है सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश में। तो सामाजिक वानिकी योजना की बात करते हैं, ये 1976 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1976 में इसको शुरू किया गया था। और ये जो है, ठीक है, सामाजिक वानिकी जो योजना है साथियों, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, समाज से उन चीजों को जागरूक करना ताकि वो आगे
ठीक है, हमारे काम आ सकें। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, वानिकी परियोजना, वानिकी परियोजना, वानिकी वानिकी परियोजना, वानिकी परियोजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 1998, 19 मार्च 1998 को शुरू की गई थी। और ये जो है साथियों किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई योजना हो जाती है, विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया था। कौन सा, वो हमारी हो जाएगी परमहंस कुटी, जौनपुर में भी है, एक बार देख लेंगे, वैसे वो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है ना, कई बार उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों, कई बार एक ही जगह यानी कि उसी के नाम पर एक दूसरा छोटा कोई क्षेत्र देखने के लिए मिल जाता है, तो उसका भी नाम रख दिया जाता है। आगे अगर हम यहां बात करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001 को हुई। और साथियों ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसका काम वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्लियर हुई बात। आजकल पता है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण भी करते हैं, 50 फोटो ले लेते हैं, एक पुष्प एक पौधा लगाएंगे, 50 फोटो लेके हर जगह उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है, आज वृक्षारोपण में भाग लेते हुए। अरे भाई ठीक है, उस पौधे को बड़ा तो कर लो पहले, ठीक है, फोटो बाद में। मतलब इस प्रकार की प्रसिद्धि का जो खुमार है वो लोगों पे चढ़ा हुआ है कि कुछ भी कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा किसी को कुछ खिला दिया उसका ही फोटो ले लिया, फोटो ले लो भाई, वीडियो वाले साथ ही चलते हैं एकदम, कितनी गलत बात है। और वो वृक्षारोपण तभी साथियों काम आता है जब हमें, ये केवल आम आदमी की बात नहीं कर रहा, ये मतलब बड़े लेवल पर भी ऐसा ही है। हाँ मतलब वही, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तविकता में। हम क्या, ये एक बात बताइए, अगर आपके घर के आसपास वृक्ष होंगे तो क्या ये नुकसान की बात है, तो बिल्कुल नुकसान की नहीं है। आपका पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए तो गांव में बीमारियां अभी कम क्यों हैं, क्योंकि लोग वहां साथियों थोड़े से इन सब चीजों के लिए जागरूक हैं। हमारे यहाँ शहरों में क्या है, शहरों में 4 गमले घर के कमरे के अंदर ही है। अब 4 गमलों में से जो बेचारी बची कुची है ना, एकदम ऑक्सीजन है वो आ रही है, कैसे बात बन पाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना है। और थोड़ा सा ये मतलब मोबाइल जो है साथियों ना, ये बड़ा मतलब बहुत इसके फायदे भी हैं लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, है ना। हाँ भाई, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में ऐसा ही करते हैं, एक वृक्ष लगाएंगे और 50 फोटोज लेके उसके, ठीक है, लाइक बटोरने के चक्कर में, ठीक है, दुनिया जो है वो पड़ी हुई है। ये हमें नहीं करना है, हमें काम करना है ना, आगे निकल जाना है। वो एक गाना है ना, पता नहीं किस रूप में मुझको नारायण मिल जाएगा, तो नारायण किस रूप में आया है ये पता नहीं चलना चाहिए। शो ऑफ की आदत, बिल्कुल आधे से ज्यादा दुख तो इसी बात के हैं क्योंकि हम शो ऑफ ज्यादा करते हैं। सत्येंद्र कुमार जी बहुत देर से कह रहे हैं सर ये मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, कभी आएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल हम घूमने चलेंगे तुम्हारे ही साथ, चिंता मत करिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला जो पॉइंट है साथियों वो हमारा होगा एक और, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होगा, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होगा, ठीक है, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होगा। तो अगर हम वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की बात करेंगे, किदवई नगर में है ना, कानपुर में साथियों ये स्थित है, किदवई नगर में कानपुर में ये स्थित हो जाता है। क्लियर है ना। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे, एक लास्ट पॉइंट और है बस, वो है साथियों हमारा वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, भी उत्तर प्रदेश की योजना है। इसको 1988 में साथियों है ना स्थापित किया गया था, वृक्ष वानिकी
पृथ्वीनाथ से दूरी कम है, तो मतलब मैं समझा नहीं इस सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, है ना, वृक्षारोपण के लिए कोई अच्छा काम करता है तो साथियों वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है, पुरस्कार योजना, ये भी कहां पर, ये हमारी उत्तर प्रदेश में ही जारी है। कहां पर चल रही है? उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, ठीक है। बोलिए भाई। अच्छा मुझे बताइए, जैसे वृक्ष पुरुष किसको कहा जाता है? ठीक है, वृक्ष पुरुष किसको कहा जाता है? हम किसको साथियों वृक्ष पुरुष के नाम से जानते हैं? कानपुर नगर में, बिल्कुल आप लिख लीजिए इसको। वृक्ष पुरुष जो है साथियों हम किसको मतलब कहते हैं? अरे नीम को नहीं भाई, किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे पक्षी जो है, वर्ल्ड मैन किसको कहा जाता है? ठीक है, वर्ल्ड मैन साथियों किसको कहा जाता है? वर्ल्ड मैन, ठीक है, बिल्कुल सलीम अली। जैसे टाइगर मैन किसको कहा जाता है? कैलाश साखला को कहा जाता है। उसी प्रकार से वृक्ष पुरुष किसको कहा जाता है? जल पुरुष राजेंद्र जी को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में नोट करना है कि वृक्ष पुरुष किसको हम कहते हैं। मरीमुथु योगीनाथ, बिल्कुल सही। चेतन भारद्वाज जी, इतनी जल्दी सर्च तो नहीं किया है ना? लास्ट में लिखा है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना भी उत्तर प्रदेश में ही चल रही है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए हम करेंगे। कल से मैं आपकी क्लास पूरे टाइम लूंगा, थोड़ा सा, है ना, मैं आपको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक 1 सॉरी, ठीक है। तो इतना सॉरी मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी समस्या, पर कोई दिक्कत नहीं। कल से हम पूरा समय आपके लिए देंगे और एक इसका पोर्शन है उसको कवर करेंगे, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा, फिर रेगुलर अगले चैप्टर्स पे बात होगी, ठीक है। देखिए मैं हर चीज को बोलता हूं, उसका भी रीजन है। बोलने का मतलब बोल बोल के लिखना, उसका भी रीजन है, क्योंकि जितने बार चीजें साथियों घूमेंगी उतने बार आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए, कोई शिकायत, किसी को गिला शिकवा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं, बिल्कुल भाई टाइम बिल्कुल इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कैसा कर दिया मैंने? चलिए ऐसा मत बोलिए, ठीक है। कल से आपसे मुलाकात होगी एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। मुझे है गिला, आलोक भाई बता दीजिए। नो शिकवा नो शिकायत, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। लेखराम भाई एमसीक्यू लेकर आएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है भाई। आशीष कुशवाहा जी बिल्कुल निश्चिंत रहे। राजशेखर जी बिल्कुल, ठीक है, कोशिश करेंगे कि मतलब सारी चीजें अच्छी होंगी, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो कल ठीक है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इतना ही आज के लिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को, आपके परिवार को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए साथियों। आज पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो उनके लिए भी हमें थोड़ा सोचना है कि कुछ ऐसे पदों पर हम जाएं, कुछ ऐसी नीतियां हम बनाएं, जो नीतियां साथियों हमारे द्वारा समाज का भला हो सके। देखिए सबसे बड़ी खुशी पैसा नहीं है, ध्यान रखिए। सबसे बड़ी खुशी है सम्मान। जब कोई पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा देश आपको सम्मानित करता है, उससे बड़ा सुख, उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं है, है ना। तो यही बस बचता है, बाकी पैसा बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। तो इसीलिए तो लोग सिविल सर्विस में आते हैं। कारण क्या है? सम्मान की भावना बहुत ज्यादा है। लोग आपको स्कूलों में बुलाएंगे, लोग आपको बोलने के लिए बुलाएंगे, है ना। तो आप वहां जाएंगे तो कितना अच्छा फील होगा, यही है इसमें। तो सबसे बड़ी बात जो है वो सम्मान वाली बात है। तो आप खूब मेहनत करिए। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है, ये इससे ज्यादा आपको चीजें मिलने वाली हैं। ये मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।